रिविजिट बुक्स की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं, जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमारे सामने है टोनी रॉबिन्स की एक काफ़ी मशहूर किताब, मनी मास्टर द गेम। नाम तो बड़ा दमदार लगता है ना, पैसे का खेल, और उसमें मास्टरी। हाँ बिल्कुल। और टोनी रॉबिन्स को तो लोग ज्यादातर एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जानते हैं, लेकिन इस किताब के लिए उन्होंने कमाल का काम किया है। दुनिया के 50 से ज्यादा आप सोचिए बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात की। हाँ, मैंने पढ़ा था, वॉरेन बफे, रे डालियो, मतलब दिग्गज लोग। हाँ, कार्ल लिकन, जैक बोगल, नोबेल पुरस्कार विजेता तक शामिल हैं। और उनका मकसद ये था कि भाई इन लोगों की जो जटिल रणनीतियां हैं उन्हें आम आदमी के लिए समझने लायक और इस्तेमाल करने लायक बनाया जाए। बिल्कुल। सुना है बिल क्लिंटन ने भी उनकी तारीफ की है कि उनमें लोगों को प्रेरित करने का एक खास हुनर है। हाँ वो तो है। वो जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट की सीईओ मैरी कैलाहान और दोस्त, उनका भी कहना है कि रॉबिन्स ने इन महान निवेशकों की रणनीतियों को इतना सरल कर दिया है, एक 7 स्टेप सिस्टम बना दिया है। हाँ, जिसे कोई भी इस्तेमाल करके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकता है। तो चलिए आज इसी पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये किताब असल में है क्या? क्या ये सिर्फ पैसों के टिप्स और ट्रिक्स की लिस्ट है या कुछ और भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स से कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, निवेश की रणनीतियां तो हैं ही, वो तो कोर है, लेकिन इसकी जो नींव है ना, वो पैसे से जुड़े हमारे मनोविज्ञान पर है। हमारे डर, हमारी उम्मीदें, हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, अच्छा। मतलब माइंडसेट वाली बात। बिल्कुल। और साथ ही ये फाइनेंशियल दुनिया की वो बातें भी सामने लाती है जो अक्सर पर्दे के पीछे रहती हैं, जैसे ये छुपी हुई फीस होती हैं म्यूचुअल फंड्स में। हाँ, वो तो बहुत सुनने में आता है। और कैसे सलाहकारों के अपने हित जुड़े हो सकते हैं, मतलब पूरा सिस्टम कैसे कई बार बड़े खिलाड़ियों के पक्ष में काम करता है। रॉबिन्स का मकसद था कि ये जानकारी, जो पहले सिर्फ बहुत अमीर लोगों के पास थी, वो सबके लिए आसान हो। तो एक तरह से फाइनेंशियल ज्ञान को डेमोक्रेटाइज करना है ना? हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, लोकतंत्रीकरण। तो फिर ये किताब है किसके लिए? क्या ये सिर्फ उनके लिए है जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, या मतलब कोई बिल्कुल नया आदमी भी पढ़ सकता है इसे? देखिए, ये किताब असल में हर उस इंसान के लिए है जो अपनी पैसों की स्थिति को लेकर थोड़ा परेशान है, या उसे सुधारना चाहता है, या बस कंट्रोल पाना चाहता है। खास तौर पर अगर कोई है जो ये फाइनेंशियल जार्गन, ये मुश्किल शब्द और इतने सारे विकल्पों में उलझा हुआ महसूस करता है। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। या फिर वो निवेशक जो बचना चाहते हैं इन छिपी हुई फीस से, गलत सलाह से। तो मतलब अगर कोई बस शुरू कर रहा है, जिसे पता नहीं कि कहाँ से शुरू करे, उसके लिए भी है ये? बिल्कुल। और उनके लिए भी जो शायद थोड़ी बचत कर रहे हैं पर ये नहीं जानते कि उसे सही तरीके से ग्रो कैसे करें। ये उन लोगों के लिए भी है जो पैसे को लेकर अपनी पुरानी सोच, अपने डर को बदलना चाहते हैं और दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर से सीखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, यह है लंबे समय की सुरक्षा और सबसे जरूरी, मन की शांति पाने का एक प्रैक्टिकल प्लान। तो संक्षेप में कहें तो जो भी पैसे के खेल को समझकर जीतना चाहता है और अपनी शर्तों पर जीना चाहता है, उसके लिए। बिल्कुल। चलिए, ये तो साफ हो गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस किताब से मिलने वाले सबसे जरूरी सबक क्या हैं? की टेकअवेज। पहला क्या होगा? हाँ, तो पहला और शायद सबसे अहम सबक है, माइंडसेट इज पैरामाउंट। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे फाइनेंस की किताब में, लेकिन रॉबिन्स इस पे बहुत जोर देते हैं। मतलब पैसे से पहले सोच। हाँ, कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपकी सोच, आपकी मानसिकता सही नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। पैसा कमाने से पहले आपको पैसे के बारे में अपनी कहानी बदलनी होगी। ये दिलचस्प है। मतलब पैसा खुद लक्ष्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा तो एक जरिया है। असली लक्ष्य वो भावनाएं हैं जो हमें लगता है कि पैसा हमें देगा, जैसे सुरक्षा का एहसास, आजादी। हाँ, आजादी, ताकत, दूसरों की मदद करने की क्षमता, लाइफ में चॉइस होना, जिंदा दिली महसूस करना। पैसा बस वहां तक पहुंचने का एक टूल है। किताब में टोनी रॉबिन्स अपनी कहानी भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स, मतलब जो सोच हमें रोकती है, उसे बदला। उनका वो कोट बड़ा फेमस है, अपनी कहानी बदलो, अपना जीवन बदलो। हाँ, और वो ये भी बताते हैं कि डर को कैसे हैंडल करें, फिजिकल एक्शन से। हाँ, वो हार्वर्ड स्टडी का जिक्र था कि सिर्फ 2 मिनट के लिए पावर पोज, मतलब एक कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर अपनाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होता है। सिर्फ 2 मिनट। सोचिए, ये दिखाता है कि हमारा शरीर और दिमाग कितने जुड़े हुए हैं। तो सफलता के लिए सही स्टेट, मतलब आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति, और सही स्टोरी, जो कहानी आप खुद को सुनाते हैं,
ये दोनों जरूरी हैं। मतलब मुश्किलें तो आएंगी पर नजर मौके पर रखनी है। बिल्कुल। मानसिकता ही तय करती है कि आप क्या देखते हैं। ठीक है, तो माइंडसेट पे काम कर लिया, पर फिर जब असली दुनिया में उतरते हैं, फिनांस की दुनिया में, तो नियम बड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अगला सबक इसी से जुड़ा है शायद। हाँ बिल्कुल। दूसरा सबक है खेल के नियमों को समझें और एक निष्ठावान सलाहकार खोजें। अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम एंड फाइंड अ फिड्यूशियरी। देखिए, ये जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ना, खासकर म्यूचुअल फंड वाली, ये अक्सर निवेशक के बजाय हाउस के लिए काम करती है, मतलब कंपनी के फायदे के लिए। अच्छा, हमें तो लगता है हम अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। हाँ, पर बीच में ऊंची फीस, छुपे हुए चार्जेस और सलाहकारों का अपना फायदा देखने का नजरिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब मिलकर आम निवेशक की कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाता है। किताब ऐसे 9 आम फाइनेंशियल मिथकों का पर्दाफाश करती है। जैसे वो वाला कि फंड मैनेजर हमेशा मार्केट को बीट कर देते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा मिथक है। आंकड़े दिखाते हैं, किताब में दिया है कि 15 साल में 200 एक्टिव फंड्स में से सिर्फ 8 ही वैनगार्ड 500 इंडेक्स को हरा पाए। सिर्फ 8, मतलब 4% से भी कम। अरे बाप रे, मुझे वो जैक बोगल का कोड याद आ गया, गुरिल्ला वाला। हाँ हाँ, कि 1024 गोरिल्ला अगर सिक्का उछालें तो कोई एक 10 बार हेड्स ले आएगा, उसे किस्मत कहेंगे, पर फाइनेंस में उसे जीनियस मान लेते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि लगातार मार्केट को बीट करना कितना मुश्किल और महंगा है। बिल्कुल, इसीलिए किताब कहती है कि एक फिड्यूशरी सलाहकार ढूंढना बहुत जरूरी है। फिड्यूशरी ये क्या होता है? फिड्यूशरी वो सलाहकार होता है जो कानूनी तौर पर आपके हित में काम करने के लिए बाध्य है। मतलब उसकी पहली जिम्मेदारी आप हैं, न कि अपना कमीशन या कंपनी का टारगेट। वो सिर्फ ब्रोकर नहीं है जो कोई भी प्रोडक्ट बेचते। ओके, लेकिन ऐसे सलाहकार मिलते कहाँ हैं आसानी से? हाँ, ये अच्छा सवाल है। किताब में कुछ फर्म्स के नाम हैं, जैसे हाई टावर, स्ट्रॉन्गहोल्ड वेल्थ मैनेजमेंट, जो इस मॉडल पे काम करती हैं। आजकल भारत में भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स RIAs होते हैं जो फिड्यूशरी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। आपको बस पूछना है, क्या आप एक फिड्यूशरी हैं? अच्छा, ये पूछना जरूरी है? हाँ, जरूर पूछना चाहिए। ठीक है, तो नियम समझ लिए, सही सलाहकार भी शायद मिल गया। अब अगला कदम, पैसा कहाँ से आएगा निवेश करने के लिए? यहीं पर बचत यानी सेविंग्स की बात आती होगी। एग्जैक्टली। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण सबक, बचत करें, जल्दी शुरू करें और चक्रवृद्धि की शक्ति का उपयोग करें। सेव, स्टार्ट अर्ली एंड यूज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे ने क्या खूब कहा है, मेरी दौलत 3 चीजों का नतीजा है: अमेरिका में रहना, कुछ अच्छे जीन्स और कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, और आइंस्टाइन वाला किस्सा भी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। बिल्कुल, इसकी ताकत अविश्वसनीय है। किताब में वो जुड़वा भाइयों विलियम और जेम्स की कहानी बड़ी कमाल की है। वो दिखाती है कि वक्त कितना कीमती है। हाँ, उसे थोड़ा बताए ना। विलियम 20 साल की उम्र में $4000 हर साल डालना शुरू करता है, 40 की उम्र तक, बस 20 साल। उसका भाई जेम्स 40 की उम्र में शुरू करता है और 65 तक डालता रहता है, यानी 25 साल। अच्छा। अगर दोनों को 10% रिटर्न मिले तो विलियम, जिसने जल्दी शुरू किया और कम पैसे डाले, वो जेम्स से कहीं ज्यादा पैसा बना लेता है, जिसने ज्यादा देर तक और ज्यादा पैसे डाले। देखा, यही है कंपाउंडिंग का जादू। संदेश एकदम साफ है, जितनी जल्दी हो सके बचत और निवेश शुरू करो, चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो। लेकिन कई लोगों को लगता है कि यार बचता ही नहीं कुछ, हर महीने बचत करना मुश्किल है। हाँ, ये आम समस्या है। किताब इसके लिए रिचर्ड थैलर की सेव मोर टुमारो स्ट्रैटेजी बताती है। वो क्या है? आइडिया ये है कि आप आज फैसला करते हैं कि भविष्य में जब भी आपकी सैलरी बढ़ेगी, उसका एक हिस्सा अपने आप आपकी बचत या निवेश में चला जाएगा। अच्छा, मतलब बढ़ोतरी का एक हिस्सा पहले अलग कर देना। हाँ, तो आपको पता भी नहीं चलता, आपकी लाइफस्टाइल पर असर भी नहीं पड़ता और बचत अपने आप बढ़ती जाती है। और छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती है। रोज की महंगी कॉफी, बोतल बंद पानी, ये छोटे खर्चे कम करके भी लंबे समय में बड़ा फर्क पड़ता है, कंपाउंडिंग की वजह से। बिल्कुल। ठीक है, बचत शुरू कर दी, जल्दी भी कर दी। अब सवाल है, इस पैसे को लगाना कहाँ है? क्या बस किसी भी म्यूचुअल फंड में डाल दें या कुछ और सोचना पड़ेगा? यहाँ एसेट एलोकेशन की बात आती है। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। चौथा सबक यही है, एसेट एलोकेशन सबसे महत्वपूर्ण निवेश निर्णय है। एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डेविड स्वेंसन, जिन्होंने येल यूनिवर्सिटी के एंडोमेंट फंड को मैनेज किया, हाँ, उनका नाम सुना है, बहुत सफल रहे वो। हाँ, उन्होंने कहा कि निवेश में सफलता के असल में 3 ही तरीके हैं। पहला, एसेट एलोकेशन, यानी पैसा अलग अलग एसेट क्लास, स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, सोना वगैरह में कैसे बांटें। दूसरा, मार्केट टाइमिंग,
यानी बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाना, और तीसरा सिक्योरिटी सिलेक्शन, यानी कौन सा स्टॉक या बॉन्ड खरीदें। और उनके हिसाब से सबसे जरूरी एसेट एलोकेशन। रिसर्च बताती है कि आपके रिटर्न का 90% से ज्यादा हिस्सा इसी बात से तय होता है कि आपने पैसा कहाँ-कहाँ और कितना-कितना लगाया है। मार्केट टाइमिंग और स्टॉक चुनना, इसमें ज्यादातर लोग फेल होते हैं और अक्सर पैसा गंवाते हैं। बाप रे, 90% से ज्यादा सिर्फ एसेट एलोकेशन से। हाँ, इसलिए ये इतना जरूरी है। तो फिर सही एसेट एलोकेशन कैसे करें? क्या कोई फॉर्मूला है? यहाँ पर रे डालियो के ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो की बात आती है। बिल्कुल। रे डालियो, जो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स में से एक चलाते हैं, उन्होंने ये ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो बनाया है। इसका आइडिया ये है कि अर्थव्यवस्था के अलग-अलग मौसम होते हैं। कभी महंगाई बढ़ती है, कभी घटती है, कभी ग्रोथ तेज होती है, कभी धीमी। हाँ, ये तो होता रहता है। तो आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो हर मौसम में टिका रहे और ठीक-ठाक प्रदर्शन करे। इसका लक्ष्य सिर्फ डॉलर बैलेंस करना नहीं, बल्कि रिस्क को बैलेंस करना है। मतलब वो जो पारंपरिक 60-40 या 50-50 स्टॉक बॉन्ड वाला पोर्टफोलियो होता है, वो असल में बैलेंस नहीं है? नहीं, क्योंकि स्टॉक बॉन्ड से कई ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब अस्थिर होते हैं। तो 50-50 पोर्टफोलियो में भी ज्यादातर रिस्क स्टॉक से ही आता है। डालियो का मॉडल स्टॉक, बॉन्ड, सोना, कमोडिटीज सबको मिलाकर रिस्क को फैला देता है। किताब इसे और आसान बनाने के लिए 3 बकेट या हिस्सों में बांटने का सुझाव देती है ना? हाँ, समझने में आसानी के लिए। पहली बकेट है सुरक्षा, सिक्योरिटी बकेट। इसका काम है आपके मूल पैसे की रक्षा करना। इसमें कम जोखिम वाली चीजें आती हैं, जैसे कुछ बॉन्ड या गारंटीड एन्युटी। ओके। दूसरी बकेट है जोखिम विकास, रिस्क ग्रोथ बकेट। ओके। यहाँ लक्ष्य है ज्यादा रिटर्न कमाना। इसमें स्टॉक, इंडेक्स फंड, रियल एस्टेट जैसी चीजें आती हैं जिनमें जोखिम ज्यादा है पर रिटर्न की संभावना भी है। और तीसरी है सपना, ड्रीम बकेट। ये वो पैसा है जिसे आप अपनी मर्जी से खर्च करते हैं जीवन का आनंद लेने के लिए। छुट्टियां, गैजेट्स, शौक, कुछ भी। ये तीनों मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं, सुरक्षा भी, ग्रोथ भी और मजा भी। ये तरीका अच्छा लगा, समझने में आसान है। हाँ, काफी प्रैक्टिकल है। ये सब तो बहुत बढ़िया रणनीतियां हैं। माइंडसेट, नियम, बचत, एसेट एलोकेशन। पर मान लीजिए किसी की आमदनी ही इतनी नहीं है कि वो ठीक से बचत कर पाए, तो ये सब कैसे काम करेगा? क्या किताब इसका भी कोई हल बताती है? उलिया जोड़े, अर्न मोर एंड ऐड वैल्यू। जिम रॉन का वो मशहूर फलसफा है ना, अधिक पाने के लिए आपको बस अधिक बनना होगा। मतलब सिर्फ बचाने और निवेश करने से काम नहीं चलेगा, कमाना भी ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल, आपको अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने पर भी फोकस करना होगा। सोचना होगा कि आप बाजार में, अपनी नौकरी में या अपने बिजनेस में और ज्यादा वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। मतलब स्किल्स बढ़ाना, खुद को बेहतर बनाना। हाँ, लगातार सीखते रहना, समझना कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है। किताब में ट्रक ड्राइवरों का उदाहरण दिया है। भविष्य में सेल्फ ड्राइविंग ट्रक आ सकते हैं। हाँ, ये तो बड़ा खतरा है उनके लिए। तो ऐसे में हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय नए स्किल सीखना, शायद कोई दूसरी दिशा पकड़ना, ये जरूरी हो जाता है। वो स्पैंक्स वाली सारा ब्लेकली का उदाहरण भी तो है। $5000 से शुरू करके अरबपति बन गई। हाँ, उन्होंने एक जरूरत पहचानी, उसका हल निकाला और एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। ये दिखाता है कि सही आइडिया और मेहनत से आय बढ़ाई जा सकती है। और जब ज्यादा कमाना शुरू करें तो उसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना और भी जरूरी हो जाता होगा। बिल्कुल। यहीं पर टैक्स बचाने वाली रणनीतियां या टैक्स एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज काम आती हैं। किताब में PPLI जैसी कुछ एडवांस चीजों का जिक्र है जो शायद ज्यादातर लोगों के लिए न हो। हाँ, वो थोड़ी जटिल लग रही थी। लेकिन आम निवेशक के लिए भी कम लागत वाले इंडेक्स फंड या भारत में जैसे PPF, ELSS जैसे टैक्स बचाने वाले विकल्प बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। फीस और टैक्स, ये दो ऐसी चीजें हैं जो चुपचाप आपकी कमाई खा जाती हैं। इन्हें कम करना बहुत जरूरी है ताकि आपका पैसा आपके लिए ज्यादा मेहनत करे। सही बात है। तो अगर हम पूरी किताब का सार निकालें तो मनी मास्टर द गेम असल में कहना क्या चाहती है? क्या ये सिर्फ पैसों का पहाड़ खड़ा करने की गाइड है? नहीं, मेरे ख्याल से ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ पैसे जमा करने के बारे में नहीं है, ये उस जिंदगी को बनाने के बारे में है जो आप असल में जीना चाहते हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें फाइनेंशियल आज़ादी हो, सुरक्षा का एहसास हो और दूसरों के लिए कुछ करने की, योगदान देने की क्षमता हो। ये उस धारणा को तोड़ती है कि फाइनेंशियल सफलता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है। बिल्कुल,
ये कहती है कि सही ज्ञान, सही स्ट्रैटेजी और सबसे जरूरी सही सोच के साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। ये मुश्किल चीजों को आसान बनाती है, एक क्लियर रास्ता दिखाती है। मुझे लगता है यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। किताब ये भी याद दिलाती है कि असली दौलत शायद बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि जिंदगी की क्वालिटी में है, मन की शांति में है। और टोनी रॉबिन्स खुद भी तो यही सिखाते हैं। हाँ, उनका वो मंत्र, जीने का रहस्य देने में है, द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग। एग्जैक्टली, कि दूसरों की मदद करना, कृतज्ञता रखना, यही असली खुशी और संतुष्टि देता है। हाँ, पैसा तो बस एक टूल है उसे पाने के लिए। तो यहाँ से आगे बढ़ने की प्रेरणा यही है कि इंतजार मत कीजिए, आज ही पहला कदम उठाइए, अपनी फाइनेंशियल कहानी को समझिए, जरूरत हो तो बदलिए, ज्ञान लीजिए, प्लान बनाइए। ये खेल जीता जा सकता है। और ये किताब आपको जीतने के लिए जरूरी हथियार देती है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी मेहनत के बाद, पैसे कमाने और निवेश करने के बाद, क्या हम वाकई वो जिंदगी जी पाएंगे जिसके लिए ये सब शुरू किया था? किताब शायद यही इशारा करती है कि असली खेल पैसे के मैनेजमेंट से ज्यादा जिंदगी के मैनेजमेंट का है। बहुत गहरी बात कही आपने। पैसे का असली मकसद क्या है, ये जानना शायद पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।